फ्रेंड्स, दिस इज़ एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के PYQ। ठीक है, इसमें हम PYQ को लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। सीटेट में जो अच्छा स्कोर बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है PYQ। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका सीटेट का जो स्कोर है बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में सीटेट के में रिपीटेड हुए हैं। इसमें हम CDP पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, CDP के मैंने उन क्वेश्चनों को लिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। देखिए, जो शिक्षार्थियों द्वारा जो गलतियां और त्रुटियां की जाती हैं, क्या बच्चों को कमज़ोर और उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं ये? तो देखिए, जो बच्चों द्वारा जो गलतियां हो जाती हैं तो बच्चों को आप कमज़ोर नहीं कह सकते, ना उसको उत्कृष्ट करने का चिन्ह कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। बच्चों की जो गलतियां हैं, क्या शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक हैं? तो ये भी बात नहीं है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो बच्चों द्वारा जो त्रुटियां हो जाती हैं उनको क्या करना चाहिए कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में उन त्रुटियों को देखना चाहिए, ना कि उनकी असफलता का सूचक मानना चाहिए, ना ही उनकी कमजोरी को मानना चाहिए, और ना ही उन त्रुटियों को कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। डैश 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 यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा, देखिए समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समान शिक्षा क्या होती है? आप सबको पता है, समावेशी शिक्षा, जिसमें हर एक प्रकार का बच्चा उसमें पढ़ सकता है, उसको बोला जाता है समावेशी शिक्षा। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। ना तो A बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, ना मुख्य धारा शिक्षा, ना विशेष शिक्षा। आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर B, समावेशी शिक्षा। सभी बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसमें है? समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देशन एवं संचालन। पूछा गया है कि कौन सी अधिगम की प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। सार्थक अधिगम तो नहीं कौन सी है? कंठस्थीकरण एवं स्मरण। बच्चों को आप कंठस्थ नहीं कराओगे, चीज़ों को रटवाओगे नहीं, याद नहीं करवाओगे। ठीक है, तो ये सार्थक अधिगम घटित नहीं करता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास है, निर्देश एवं संचालन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब बच्चे जो हैं कब प्रभावी रूप से सीखते हैं? वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। देखिए, नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं कि बच्चे क्या प्रभावी रूप से सीख सकते हैं? जब श्यामपट्ट पे जो बोर्ड पे लिखा है, अध्यापक ने लिखा है, बच्चे उसी की नकल करके अपनी नोटबुक में उतार रहे हैं, उत्तरों की नकल कर रहे हैं, क्या बच्चे प्रभावी रूप से सीख सकते हैं? नहीं। तो ये ऑप्शन गलत।
सी है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। बच्चा चीज़ों को याद कर रहा है तो वह प्रभावी रूप से नहीं सीख सकता। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों के को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, तो ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जो बच्चे हैं विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो बच्चे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए। अगर बच्चा कक्षा में क्वेश्चनों को पूछ रहा है, क्या आप उसको रोक देंगे? नहीं, तो आपका ये कुछ आंसर गलत है। बी है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चा अगर कक्षा में प्रश्न पूछना चाह रहा है और नहीं भी पूछ रहा है तब भी बच्चे को आपको क्या करना है, प्रेरित करना है क्वेश्चन पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। क्या आप बच्चे को क्वेश्चन पूछ रहा है उसको उसकी बेइज्जती करेंगे, उसको डांटेंगे, उसको हतोत्साहित करेंगे? तो ये बात भी गलत है। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्या आप शिक्षक कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप शिक्षक हैं, बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, क्या आप उसको अनुमति नहीं देंगे? तो ये गलत बात है, आप उसको अनुमति देंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन हैं। क्या बच्चे जो गलतियां करते हैं, गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं, त्रुटियों के द्वारा ही सीखा जाता है। थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। तो बच्चे जो हैं त्रुटियों के द्वारा ही सीखते हैं। कोई भी इंसान हो त्रुटियां करके ही सीखता है। तो क्या वो त्रुटियां महत्वहीन होती हैं? नहीं। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। ये बात भी गलत है। क्या किसी से त्रुटियां हो जाए तो वो ये प्रदर्शित नहीं कर सकती कि वो लापरवाह है। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। क्या उन त्रुटियों को बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या फिर अधिगम प्रक्रिया का एक भाग हैं तथा उनके विचारों का एक अंतर्दृष्टि देती हैं? ये बात बिल्कुल सही है। जो बच्चों की त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती हैं और क्या करती हैं, उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? एक शिक्षक है जो बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम करने के लिए उसको प्रोत्साहित कर सकता है। किस तरीके से? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने व बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, या फिर पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, या फिर पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। देखिए जो डी ऑप्शन है आप उसको कंठस्थीकरण करने पर बल नहीं देंगे, ठीक है। सी ऑप्शन है एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करने की, ये भी बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, ये भी बात गलत है। आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ना कि उसे कंठस्थीकरण, ना उनको क्रम में तरीके से लगाने, व्यवस्थित तरीके से लगाने में कहेंगे, ना फिर उसको पर्याप्त मात्रा में अवसर देने के लिए अभ्यास प्रश्नों के लिए कहेंगे। आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं निम्न में से किसका उदाहरण है? देखिए वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं,
स्वपहल और प्रयास शामिल हैं किसके उदाहरण हैं? तो ये किसका उदाहरण है? ये है अधिगमकर्ता केंद्रित का उदाहरण। ना तो परंपरागत विधि का, ना निगमनात्मक विधि का, ना अंतर्व्यक्तित्व विधि का। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की व्यवस्थित विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए कौन सा चरण जो पद है वांछनीय है? तो वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, तो वो है आपकी निर्देशित अन्वेषण जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, समस्या आधारित है। किंडरगार्टन विधि है, प्रदर्शन विधि है, लेकिन निर्देशित अन्वेषण जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका 10 में से कितना स्कोर रहा, ठीक है, वो भी आप बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।